नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान ही भारत के द्वारा की गई प्रमुख घोषणा के विषय में। वो घोषणा क्या है? दरअसल घोषणा ये है कि भारत ने ये निर्णय लिया है कि अब वो फिर से अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी यानी कि दूतावास को खोलेगा। इस घोषणा के क्या मायने हैं, इससे पहले की क्या कहानी है, क्या इतिहास है, और साथ साथ वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि फिलहाल काबुल में काबिज सरकार है, जो तालिबानी सरकार है, उसको लेके उनका क्या दृष्टिकोण है, इस बात को हम समझेंगे। साथ ही साथ भारत की जो नई कूटनीतिक हम कह सकते हैं पहल है, इसके विषय में क्या इसके मायने हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारे वीडियो का शीर्षक है कूटनीति का नया अध्याय, भारत और तालिबान। सबसे पहले बात करेंगे खबर की। खबर क्या है? तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, आमिर खान मुत्ताकी, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा है और ये यात्रा कितने दिन की है? तो ये 8 दिवसीय भारत यात्रा है। अब इस 8 दिवसीय भारत यात्रा में एक लंबा समय है, लंबे कालखंड का है। अब इस 8 दिवसीय यात्रा में भारत ने इसी यात्रा के दौरान ये कहा है कि अब हम अफगानिस्तान में क्या करेंगे, अपने दूतावास को यानी अपने एम्बेसी को फिर से खोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले से वहां पर दूतावास भारत का था, फिर बीच में कुछ स्थितियां ऐसी पलटी कि भारत ने अपना दूतावास वहां से यानी कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो यहां से थोड़े निचले स्तर पर गए, यानी कि थोड़ा उसका डिमोशन हुआ और फिर से ये अब उस दिशा में भारत बढ़ रहा है। क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करते हैं। दरअसल जब 2021 में, आप जानते हैं कि 2021 में क्या हुआ था, वहां पर काबुल में नई सत्ता आई। किसकी आई? तो तालिबानी सरकार वहां पर काबिज हुई। अब वहां पर इसके काबिज होने के बाद जो हिंसक प्रवृत्तियां थी, उसकी वजह से भारत ने जो अपने डिप्लोमेट्स थे उनको वापस बुला लिया। और लेकिन फिर क्या हुआ 2022 में, यानी कि एक वर्ष बाद क्या हुआ कि वहां पर हमारा दूतावास तो नहीं था, लेकिन हमने एक संबंध बना रहे वहां से, हम कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो कायम रहे। इसके लिए वहां पर क्या किया गया, एक टेक्निकल मिशन यानी कि एक तकनीकी मिशन को कायम किया गया। 2022 से वहां पर भारत की तरफ से तकनीकी मिशन कार्यरत है। तकनीकी मिशन क्या होता है? तो इसके माध्यम से वहां पर किसी भी प्रकार का जो मानवीय सहायता है वो की जाती है, या फिर कोई विकास परियोजना है तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, उसके साथ समन्वय कैसे होगा, उस लिहाज से मिशन है। हम कह सकते हैं कि जो दूतावास होता है उससे एक पायदान नीचे की स्थिति थी, यानी कि एक डिमोशन की स्थिति थी। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, जो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, उनकी भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार ने फिर से घोषणा की है कि हम तालिबान सरकार से हम एक उसको औपचारिक मान्यता तो नहीं देते हैं, लेकिन वहां पर एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के तहत हम फिर से अपनी जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, इसको वहां पर खोलेंगे। तो इसी खबर की बात हम करेंगे। और फिलहाल इस स्टेप को किस रूप में देखा जा रहा है, भारत किस कार्यप्रणाली को किस रूप में देखा जा रहा है, उस पर बात करते हैं। तो भारत का ये जो मॉडल है, इसको कहा जा रहा है इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन का मॉडल। यानी कि हम आपके साथ क्या करेंगे, हम आपके साथ मान्यता आपको नहीं देंगे, बिना मान्यता के संपर्क का ये मॉडल है। यानी कि बिना मान्यता के हम क्या करेंगे, आपसे संपर्क बनाए रहेंगे। यानी कि हम आपको मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बनाए रखेंगे। ये भारत की ये पहल है। यानी कि हम बातचीत और सहयोग में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक वैध सरकार के रूप में अगर मान्यता देने की बात आएगी तो वो भारत फिलहाल नहीं कर रहा है। अब देखिए, किसी भी देश को अगर मान्यता देने की बात आएगी तो मान्यता देने का मतलब क्या हुआ? मान्यता देने का मतलब होता है और दूतावास स्थापित करने का मतलब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अगर किसी देश को आप मान्यता दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको पूरी की पूरी चीज को आप वैध मान रहे हैं, वो एक अलग इशू है। अब कहीं पर दूतावास स्थापित करने की जो स्थिति होती है, दूतावास स्थापित करना अलग एक चीज होता है। जैसे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, इसके तहत एक व्यवस्था बनाई गई है कि आप राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेट्स को अपने भेजकर, जो राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध कह लीजिए, राजनयिक के माध्यम से, डिप्लोमेट के माध्यम से जो हम रिलेशंस बनाते हैं, उसके अधिकार का दायित्व तय किया जाता है। यानी कि अगर किसी देश से आप राजनयिक संबंध बनाना चाहते हैं तो वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होता है 1961 का, उसके तहत आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी सरकार वहां को, किसी भी देश को कब और किस रूप में मान्यता देगी, इस चीज का प्रोविजन इसमें नहीं किया गया है। अब जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे भारत ने ताइवान हो गया
या म्यांमार हो गया। इन दो देशों के नाम आप देख सकते हैं, ताइवान भी हो गया या म्यांमार हो गया। अब इन दोनों देशों को अगर आप देखें तो दोनों देशों के साथ भारत ने रिलेशन तो बनाए हैं, लेकिन यहां की जो व्यवस्था है उसको मान्यता भारत ने नहीं दिया। जैसे अगर म्यांमार की बात कर लें तो वहां पर जो जुंटा सैन्य शासन है, जुंटा सैन्य शासन को भारत ने क्या किया, उसको मान्यता नहीं दी। ऐसा नहीं कि उसको मान्य कर दिया, क्योंकि उनकी जो काम करने की जो तरीके हैं, जो हिंसा पर आधारित तरीके हैं, उसको मान्यता देना एक अंतरराष्ट्रीय दायरे में अपने आप को शक के घेरे में शामिल करना है, तो उसको भारत ने मान्यता नहीं दी, लेकिन उनसे उनके साथ रिलेशन को बिल्डअप रखा। उसी तरह से ताइवान के साथ भी हमने रिलेशन को बिल्डअप रखा। कैसे रखा, तो ताइपेई इकोनॉमिक एंड जो कल्चरल सेंटर है उसके माध्यम से। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश के साथ, किसी भी देश की व्यवस्था के साथ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के तहत राजनयिक संबंधों के को जो है तय किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताती है, ये पूरा का पूरा प्रोविजन ये नहीं बताता है कि कब कोई देश और किस प्रकार से किसी सरकार को मान्यता देगा या नहीं देगा। ये तो बात हुई। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का मध्यम मार्ग है, यानी कि हम आपको मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं, सवाल ये उठता है। मान्यता इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में जो शासन व्यवस्था भी वहां पर कायम है, यानी कि तालिबानी शासन 2021 से जब से काबिज है, अगर बात करें तो उसकी प्रक्रिया को देखिए। उसने क्या किया, हिंसा के आधार पर एक चुनी हुई सरकार को हटाया। अब अगर भारत उसको मान्यता देता है, इसका मतलब भारत उस प्रोसेस को मान्यता दे रहा है, यानी कि चुनी हुई सरकार को भारत हटाकर हिंसा के आधार पर दूसरी जो सत्ता काबिज होती है उसको मान्यता दे रहा है। अगर मान्यता देगा तो भारत अंतरराष्ट्रीय जो भारत की छवि है, उस प्रक्रिया में, एक लोकतांत्रिक देश की जो छवि है, उस प्रक्रिया को समर्थन देने से वो कहीं ना कहीं धूमिल होगी। और इससे हम कह सकते हैं कि हिंसाजनक प्रवृत्ति का समर्थन करना भारत के जो एजेंडे में है ही नहीं, भारत की वो पॉलिसी है ही नहीं। तो इसलिए वो एक मध्यम मार्ग है कि हमें उसकी जरूरत भी है, उससे रिलेशन भी बिल्डअप करना है, और साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने इमेज को भी ठीक रखना है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसको अगर फिर से बहाल किया जा रहा है तो वो एक सकारात्मक कदम है। अब देखिए अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दृष्टिकोण क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले संगठन की बात करें तो यूएन की बात कर ले। यूएन देखिए, यूएन ने इसको अगर हम कहें तो मान्यता नहीं दिया, यानी कि जो तालिबान है उसको, तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दिया है। उसका तर्क क्या है, यूएन ये कहता है कि एक तो यहां पर समावेशी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। समावेशी सरकार क्या होती है, जिसमें कि सभी समाहित हो, सबका प्रतिनिधित्व हो। दूसरा ये कहता है कि जो आतंकवाद का मुद्दा है, यानी जो आतंकवादी जो आपके संगठन है उसको आप उसका खात्मा करिए। तो इस पर आतंकवाद के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं मतभेद है। और तीसरा मामला आता है मानवाधिकार का, यानी कि मानवाधिकार का अगर किसी भी प्रकार हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, विशेष तौर पर यहां बात की जाती है महिलाओं की, तो इसको लेकर यहां पर यूएन कहता है कि हम आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसको आपको जब अगर समर्थन चाहिए तो आपको समावेशी सरकार बनानी होगी, आतंकवादी संगठनों का खात्मा करना होगा, और मानवाधिकार विशेष तौर पर महिलाओं के अधिकार को तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, तालिबान ने वहां पर तालिबानी जो सीट है उसको खारिज करने का आधार भी चौथी बार लगातार 2024 में खारिज किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करें अन्य देशों की, ये तो बात संगठन की हो गई, यूएन की बात हो गई। अन्य देशों में अगर बात करें, कुछ ऐसे देश भी तो होंगे जो इनको समर्थन देते होंगे। तो देखिए इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है रूस का। रूस ने क्या किया, तो रूस ने वर्ष 2025 में क्या किया, रूस ने वर्ष 2025 में यहां पर जो औपचारिक मान्यता की बात है, सबसे पहले तालिबान को औपचारिक मान्यता देने वाले देश के रूप में रूस जो है जाना जाता है पूरे विश्व में। तो एक बड़ा देश, एक महत्वपूर्ण देश, एक शक्तिशाली देश जिसने उसको मान्यता भी दी है। चीन की अगर बात कर लें तो चीन ने वर्ष 2023 में यहां के जो राजदूत हैं उनको एक्सेप्ट करने वाला, उनको मान्यता देने वाला पहला देश बना। इसके अलावा यूएई और उज्बेकिस्तान भी ऐसे देश हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उसको बढ़ाकर राजदूत वाले संबंध यहां पर कायम किए, उस स्तर तक उसने बढ़ाया। तो हम कह सकते हैं मध्य एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने की क्या किया, मध्य एशियाई देशों ने इसको मान्यता तो नहीं दी तालिबान को, लेकिन इनके साथ रिलेशन लगातार वो बिल्डअप रखे। तो हम कह सकते हैं कि रूस हो गया या चीन हो गया या मध्य एशियाई देश कुछ कुछ हो गए, वो क्या कर रहे हैं, वो इसको, रूस तो खुलेआम इसको स्वीकार कर लिया और चीन ने उसके संबंध में हम चीन का रुझान भी देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समुचित रूप से
पूरे विश्व में इसको एक तरह से स्वीकार्यता इसकी एकाएक तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ कुछ देश अब इसके लिए आगे आ रहे हैं। भारत जैसे देश अगर भले ही इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर राजदूत अपनी एम्बेसी वहां पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव इसको रूप में देखा जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि यह कदम भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, भारत की रणनीति के जो प्रमुख ड्राइवर है, भारत की इस रणनीति के लिए कौन से वो प्लेटफॉर्म है जो भारत को इस दिशा में बढ़ने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, उसकी अगर बात करें तो देखिए दो कारण है। एक पहला कारण तो यह है कि तालिबान का अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति खुद ही झुकाव हुआ है। इसलिए झुकाव हुआ है क्योंकि तालिबान को पहले जो सहायता अमेरिका से मिलती थी, जो भी फंडिंग मिलती थी, वो बंद कर दी गई। और जब वो बंद कर दी गई तो तालिबान ने अब चाहा कि जो विदेशी जुड़ाव है उससे वो जुड़े, और विशेष तौर पर जो रीजनल जो पावर्स हैं, क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं, और उसमें भारत का नाम अग्रणी है। अब इसके लिए सबसे पहले आप किसी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो पहले पॉजिटिव संकेत देंगे। पॉजिटिव संकेत पहले अफगानिस्तान के द्वारा तालिबान जो सरकार काबिज हुई 2021 में, उसके द्वारा दिया गया। क्या दिया गया? एक तो उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के विरोध में, अगर आतंकवादी गतिविधियों के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका साथ हम कदापि नहीं देंगे। यानी कि भारत विरोधी आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी उसकी जमीन। ये एक पॉजिटिव संकेत था। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उस समय भी इसने खुलकर अपना पक्ष रखा कि पहलगाम आतंकी हमले की अफगानिस्तान की जो सरकार थी उसने निंदा की। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी छवि बनाने की कोशिश की कि हम आतंकवाद के विरोध में हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक तो है तालिबान का अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति झुकाव, इसमें विशेष रूप से भारत के प्रति वो देख रहा है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है तालिबान सरकार को, पहले तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता था, उसको लगता था कि वहां पर अगर तालिबानी गवर्नमेंट कायम होगी तो वो एक कठपुतली सरकार होगी और उसकी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने हितों के लिए करेगा। लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो इन दोनों के संबंधों में खटास आई। और संबंधों के खटास का परिणाम क्या है, संबंधों के खटास का प्रमुख कारण क्या है, तो उसमें दो प्रमुख कारण आपको दिखाई देंगे। एक कारण तो जो डूरंड रेखा है, आप जानते हैं कि जो डूरंड रेखा है, जो डूरंड लाइन है, वो क्या करती है, वो खींची गई थी कब? वो खींची गई थी 1893 में, यानी कि ब्रिटिश जो औपनिवेशिक काल था तभी। अब इस लाइन को, डूरंड लाइन को पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन अफगानिस्तान क्या करता है, इसको नहीं मानता है। इसको लेके दोनों के बीच में विवाद है। और दूसरे विवाद का प्रमुख कारण क्या है? दूसरे विवाद का प्रमुख कारण है टीटीपी। टीटीपी क्या है? टीटीपी दरअसल है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, यानी कि एक ऐसा संगठन जो कि पाक सेना और सरकार के खिलाफ लड़ता है और ये कहता है कि इसमें जो अफगानिस्तान है वो सपोर्ट कर रहा है। तो अब इसको कहता है कि आप समाप्त करो। तो ये इन दोनों को लेकर, इन दोनों बातों को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध बेहतर नहीं है। साथ ही साथ जब उस सीमा रेखा को नहीं मान रहा है, डूरंड लाइन को नहीं मान रहा है अफगानिस्तान, तो जब भी यहां पर इस सीमा पर फेंसिंग करने की कोशिश पाकिस्तान करता है तो इस फेंसिंग को तोड़ने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई संघर्ष भी देखे गए। तो इसलिए दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि वर्तमान संबंध तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तमाम जो हिंसक झड़पें हैं उसके समाचार आते रहते हैं। अब ऐसी दिशा में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध बेहतर नहीं है तो भारत के लिए ये एक अवसर है। तो भारत भले ही उसको मान्यता नहीं दे सकता है, लेकिन भारत इस अवसर को भुना सकता है। हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के माध्यम से, बिना इसको मान्यता दिए, अपने मध्यम मार्ग के तरीके से हम अपनी रणनीतिक बढ़त ले सकते हैं और इसी के मार्फत उस क्षेत्र में हम अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। विशेष तौर पर अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमको रणनीतिक बढ़त चाहिए तो तालिबान में भारत ने, अगर आप देखें तो यहां पर इस क्षेत्र में भारत ने अब तक लगभग अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन तक का निवेश ऑलरेडी किया है और इससे ज्यादा का निवेश किया है। अब यहां पर कई सड़कें बनवाई, बांध बनवाए, यहाँ के हम कह सकते हैं पार्लियामेंट, जब संसद भवन बन रहा था तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में भारत ने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया है। और वर्तमान संबंध में अगर देखें तो तालिबान खुद आमंत्रित कर रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। अब यहां पर चाहे वो खनन हो, चाहे वो तापी जो गैस पाइपलाइन है जिसमें कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की भागीदारी है, इसको लेके भी शुरू से अफगानिस्तान इंटरेस्टेड रहा है। फिर इसमें जो है चाबहार पोर्ट भी इस रीजन में पड़ता है, उसको लेके भी अफगानिस्तान इंटरेस्टेड रहा है और वर्तमान में वहां पर जो व्यवस्था है वो भी इन चीजों में अभी भी अपनी रुचि दिखा रही है। और ये सारी चीजें यहां पर भारत का इंटरेस्ट है। अब इसमें तालिबान से जो सरकार वर्तमान में अफगानिस्तान में, उससे संबंध बेहतर होंगे, तभी हम यहां पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो फिलहाल इसकी जरूरत हमें है। इसके बाद भारत का दूतावास, अगर एम्बेसी अगर वहां पर पूरी तरह से एक्टिव होती है तो इसका फायदा क्या होगा? देखिए, किसी भी देश में जब एम्बेसी एक्टिव होती है,
इसका मतलब ये मैसेज होता है कि वहां से हमारे संबंध बेहतर है। यानी कि इससे पहले की स्थिति देखिए, हमारा टेक्निकल मिशन वहां पर कार्यरत था, तकनीकी मिशन कार्यरत था, जो कि एम्बेसी से एक निचला पायदान कह सकते हैं, जिसके मार्फत हम केवल मानवीय सहायता दे सकते थे, जहां वहां पर हम विकास परियोजनाओं के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते थे। लेकिन एम्बेसी स्टेब्लिश होने का मतलब है कि वहां राजदूत होगा, यानी कि भारतीय कंपनियां जब वहां इन्वेस्ट करेंगी तो जो इन्वेस्टर्स हमारे हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस का माहौल होगा और इन्वेस्टमेंट भारत का और बेहतर वहां होने की संभावना है। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट को वहां पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा और स्थिरता, यानी सेफ्टी भी होगी, स्टेब्लिशमेंट भी उसको मिलेगा। इस तरह से अफगानिस्तान के लिहाज से आप देखें तो वो निवेश चाहता है, उसको निवेश मिलेगा। और भारत को अगर हम देखें तो भारत के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिगड़ते संबंधों के बीच एक अवसर की तरह इसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़त के तौर पर इस क्षेत्र में इस चीज को देखा जाना चाहिए। लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए और जवाब दीजिए इस सवाल का। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार होगा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत का दूतावास यानी एम्बेसी किस रूप में काम कर रहा था? विकल्प आपके सामने है, राजनीतिक मिशन, सैन्य मिशन, तकनीकी मिशन या व्यापारिक मिशन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।